नमस्कार दोस्तों, आप सभी का A1 नौकरी में स्वागत है। हाँ, आज हम जो है कि हमारा 4th टॉपिक कवर करने वाले हैं, ग्रेविटेशनल। तो चलिए चलते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल की खोज किसने की थी? सर आइजैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, गैलीलियो गैली और निकोलस कॉर्पनिकस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है हमारा क्या? सर आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर देखिए न्यूटन के अनुसार, है ना, न्यूटन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ही क्या कहलाता है? हमारा गुरुत्वाकर्षण। ठीक, जैसे कि हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास और एक ये ऑब्जेक्ट है, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण, अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल। इट मीन्स अगर देखा जाए तो जो ग्रेविटेशनल होता है वो किससे किससे मिलकर के बनता है? एक तो ग्रेविटी होती है, साथ ही साथ उसमें क्या होता है? हमारा आकर्षण। ठीक, तो ये दोनों को मिला करके हमारा क्या बनता है? ग्रेविटेशनल। और ये है सर आइजैक न्यूटन जी की फोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन। किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल किन कारकी पर निर्भर करती है? तो पिंडों की द्रव्यमान फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है पिंडों के बीच की दूरी, और थर्ड ऑप्शन है पिंडों का संवेग, लास्ट ऑप्शन है हमारा ए एंड बी दोनों। तो जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए और बी दोनों। ए में क्या लिखा है हमारा? पिंडों की द्रव्यमान, जो मैंने पहले ही अभी बताया था कि जैसे कि जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, है ना, तो ये अगर m1 है, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, और इनके बीच की जो दूरी है वो होगी हमारी क्या? r। तो हमेशा याद रखिए कि जो आकर्षण बल होता है वो किस पर डिपेंडेंट होता है? तो पिंडों की द्रव्यमान पर भी, मतलब उनके मासेस पर भी, और साथ ही साथ पिंडों के बीच की दूरी पर भी, मीन्स आर पर भी। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा ए एंड बी दोनों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक बार फिर से जो है कि हम समझ लेते हैं कि न्यूटन्स का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, मीन्स न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स का जो लॉ है ग्रेविटेशन के ऊपर, वो क्या कहता है? तो किन्हीं दो पिंडों के बीच के कार्य करने वाला आकर्षण बल, मीन्स ये जो फोर्स है हमारा, इसकी बात कर रहा है, वो किस पर डिपेंडेंट है? तो ये जो फोर्स है हमारा, वो उस उन दो जो ऑब्जेक्ट है उसके मास पर, एम एम ए मीन्स ये फर्स्ट ऑप्शन, ये जो फर्स्ट फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है, इसके मास को हम ए एम ए ले रहे हैं, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है इसके मास को हम ले रहे हैं क्या? एम बी। तो ये जो फोर्स होता है हमारा, ये किस पर जो है कि अनुक्रमा अन, अनुक्रमानुपति है? तो ये मीन्स फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये दोनों के मास से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे? तो ये जो उनके बीच के जो डिस्टेंस है आर, उनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स व्युत्क्रमानुपाती। क्रमानुपाती। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज बताया गया है कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वो दोनों के बीच के डिस्टेंस से। ओके, तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा हमारा कितना? 6.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए। ओके, ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। कब दिया गया था? तो 1788 में। जी की जो वैल्यू होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है।
न्यूटन के अनुसार दो पिंडों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो उस बल को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। सेकंड होता है गुरुत्व, ग्रेविटी। थर्ड ऑप्शन है घर्षण बल, फ्रिक्शन। और लास्ट ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो समझिए यहाँ पे ये जो अगर ये पृथ्वी के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा क्या? ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्व ग्रेविटी के कारण उत्पन्न गुरुत्व जनित त्वरण का मान पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है बढ़ता है, सेकंड ऑप्शन है हमारा घटता है, थर्ड ऑप्शन है एक समान रहता है और चौथा है निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो याद रखिए कि पृथ्वी पृथ्वी की सतह से अगर यह ऊपर या नीचे जाने पर, है ना, तो वो क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? तो ये हमेशा कैसा होता है? तो घटता है। जी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। और जो ग्रेविटी होता है उसको इस स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है और कैपिटल जी से ग्रेविटेशन को। इसकी वैल्यू वस्तु के आकार और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। इसकी जो स्मॉल जी की जो वैल्यू है ना, मीन्स ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो मास पर और उसके साइज पर जो है कि डिपेंड नहीं करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्व जनित त्वरण का मान कहाँ सबसे अधिक होता है? ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर या फिर मकर रेखा पर? तो ये हमेशा याद रखिए कि जो ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कहाँ? पोल्स में सबसे ज्यादा होती है। पोल्स में, जैसे कि ये हमारा अर्थ है तो ये जो है ये वाला ये हमारा साउथ पोल होता है और ये होता है हमारा क्या? नॉर्थ पोल। तो इन पोल्स पर जो है कि ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किस पर लागू होता है? बड़ी वस्तुओं पर, छोटी वस्तुओं पर, भारी वस्तुओं पर और सभी वस्तुओं पर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जो है कि सभी वस्तुओं पर लागू होती है। तो जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सभी वस्तुओं पर लागू होती है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ बड़ी वस्तुओं पर लागू होगी या फिर छोटी वस्तुओं पर। ठीक है, ये जो है कि अर्थ पे जितनी भी चीजें हैं, है ना, अर्थ नहीं, यूनिवर्सल पे जितनी चीजें हैं उन सभी पर जो है कि ये लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरते समय वस्तुओं में क्या परिवर्तन नहीं होता है? गति की दिशा, वेग के परिमाण, द्रव्यमान या फिर भार? तो हमेशा याद रखिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से गिर रहा है, ठीक है, तो क्या चीज उसका चेंज नहीं होगा? तो ऑप्शन ए, गति की दिशा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे करती है तो उसमें स्थित पिंड का भार में क्या परिवर्तन होगा? तो एक चीज याद रखिए इसमें कि जब लिफ्ट में एक समान वेग में, है ना, अगर वो ऊपर नीचे हो रहा है तो उसमें क्या इफेक्ट होगा? तो याद रखिए इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या? कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, बढ़ता कब है? जब लिफ्ट जो है कि नीचे से ऊपर गति करता है, नीचे से ऊपर की ओर गति करता है। और घटता कब है? तो जब लिफ्ट ऊपर से नीचे की ओर गति करता है। भारहीनता, लिफ्ट की रस्सी अगर टूट जाती है तो वो जो है कि भारहीनता हो जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा समान वेग पर, तो होगा कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10, उस न्यूनतम वेग को क्या कहा जाता है
जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से फेंकने पर वह पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर लेता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है हमारा क्षेत्रीय वेग, सेकेंड ऑप्शन है पलायन वेग, थर्ड है कक्षीय वेग और एक होगा क्या, लास्ट है हमारा कोणीय वेग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा एस्केप वेलोसिटी मीन्स पलायन वेग। देखिए इसमें होता क्या है, तो जो मिनिमम वैल्यू होती है एस्केप वेलोसिटी की वो होती है क्या 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर पृथ्वी की तल से है ना किसी वस्तु को अगर इसी किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर हम जो है कि इससे या फिर इससे भी अधिक वेग से ऊपर किसी दिशा में फेंक दिया जाए तो वस्तु तो फिर पृथ्वी पर तब वापस नहीं आएगा। तो एस्केप वेलोसिटी मीन्स यही होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग कितने 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर हम फेंकते हैं पृथ्वी के बाहर, ठीक है, तो वो जो है कि वापस नहीं आएगा। तो इसे ही कहते हैं क्या, एस्केप वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केपलर ने ग्रहों की गति संबंधी कितने नियमों का प्रतिपादन किया है? फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकेंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 2, फोर्थ ऑप्शन है 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि केपलर ने जो है कि कितने नियम का प्रतिपादन किया है, तो उसका आंसर होगा कितना, 3। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, कक्षा का नियम मीन्स लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकेंड है समान क्षेत्रफल का नियम लॉ ऑफ इक्वल एरियाज, थर्ड है समय काल का नियम लॉ ऑफ पीरियड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। प्रकृति का सबसे कमजोर बल कौन सा बल होता है? फर्स्ट है घर्षण बल, सेकेंड है, और घर्षण बल को ही कहते हैं क्या हम, फ्रिक्शनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, चुंबकीय बल मीन्स मैग्नेटिक फोर्स, विद्युत बल मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा क्या, गुरुत्वाकर्षण। प्राकृतिक का सबसे कमजोर बल हमारा कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूस्थायी उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी के तल से लगभग कितनी ऊंचाई से पृथ्वी का परिक्रमण करता है? 12,000 किलोमीटर, 22,500 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, 28,000 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे क्या, 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। केपलर के अनुसार जब ग्रह प्लैनेट सूर्य के निकट होता है तो ग्रह का वेग वेलोसिटी किस प्रकार प्रभावित होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है वेग कम हो जाता है, सेकेंड ऑप्शन है वेग बढ़ जाता है, थर्ड ऑप्शन है वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है और लास्ट ऑप्शन है हमारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा क्या, वेग बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का। भार मीन्स वेट किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल, सेकेंड ऑप्शन है वस्तु का आकार, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों, और लास्ट ऑप्शन है क्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या हमारा, वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल। तो यहाँ पर देखिए जो वेट होता है, वेट ये होता क्या है हमारा, तो ये मास और ग्रेविटी का गुणनफल होता है ना। तो ये एम मीन्स ये होता है मास, है ना, और जी होता है हमारा क्या, ग्रेविटी। ये दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या कहलाता है, वेट। तो जो भार होता है वो कौन सा राशि होता है, तो सदिश राशि होता है। भार परिवर्तित हो सकता है, ठीक है, और जो ऐसा यूनिट होता है वेट का वो होता है हमारा क्या, न्यूटन। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन।
थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।